हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश में आपकी क्लास 12 की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के लेसन 1 को। और इस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, जिसे लिखा था अल्फोंसे डाउडेट ने। एक और चीज है, इसके बाद दूसरे लेसन्स के भी वीडियोस आ रहे हैं जो आपको इस लेसन को समझने में हेल्प करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है, जल्दी ही इसका पार्ट 2 भी लेकर मैं आऊंगी। उसे पाने के लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस आप तक जल्दी आ सकें। इसके बाद इनके क्वेश्चन आंसर्स जो इंटरनल होते हैं, जिनके परीक्षा में आने की संभावना होती है, ऐसे प्रश्नों का भी वीडियो इसके बाद आएगा। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब हम इस लेसन को शुरू करने जा रहे हैं और इस लेसन को शुरू करने के पहले हम देखेंगे अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। इस लेसन को लिखा था अल्फोंसे डाउडेट ने और वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और छोटी छोटी कहानियां भी लिखा करते थे। ये जो उन्होंने लेसन लिखा था, ये उन दिनों में लिखा था जबकि फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रही थी। मतलब फ्रैंको यानी फ्रांस और प्रूशियन यानी प्रूशिया के बीच में युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में फ्रांस हार गया था और प्रूशिया जीत गया था। तो प्रूशिया के जो उस समय सेना नायक थे वो थे बिस्मार्क, और प्रूशिया उस समय पे उस समय पे प्रूशिया कहलाता था। वो उसमें कौन कौन से देश शामिल थे? वो थे जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से। इस कहानी में क्योंकि फ्रांस हार गया था और प्रूशिया जीत गया था, तो जो हारने वाली कंट्री रहती है वो जीतने वाली कंट्री को अपना कुछ हिस्सा दे देती है और उनके बीच में संधि हो जाती है। तो फ्रांस ने भी अपनी जो सीमा की डिस्ट्रिक्ट थी, जिले थे, जैसे अल्सास और लॉरेन, उन्हें प्रूशिया के हाथों में दे दिया था। और ये अब हम ये कहानी पढ़ते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का वहां के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अब हम ये लेसन शुरू करते हैं। ये लेसन एक बच्चे की जुबानी है। एक बच्चा उस दिन पूरा वर्णन कर रहा है उस दिन की पूरी घटनाओं का। शुरुआत करते हुए वो कहता है, I started for school very late that morning. मैंने उस दिन स्कूल के लिए मैं घर से बहुत लेट निकला and was in great dread of a scolding. dread का अर्थ होता है डर। मैं बहुत डरा हुआ था of a scolding के मुझे डांट पड़ेगी। Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. विशेष रूप से because क्योंकि M. Hamel उसके टीचर का नाम है। M. Hamel had said, M. Hamel ने कहा था that he would question us, कि वो हमसे प्रश्न पूछेंगे on participles, participles के ऊपर। participle एक व्याकरण का हिस्सा होता है, जैसे इंग्लिश में भी आप पढ़ते हो participles, तो उसी तरीके से ग्रामर में participles पे उनके टीचर प्रश्न पूछने वाले थे। और वो बोलता है एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और वो बच्चा बोलता है और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे उसका मतलब पार्टिसिपल्स का पहला शब्द भी नहीं मालूम, मतलब मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि मैं वहां से भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और स्कूल के बाहर ही अपना दिन बिता दूं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, और वो जो दिन था बहुत ही अच्छा गर्म सा दिन था और चमकीला या सुनहरा सा दिन था। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एजेस ऑफ द वुड्स, और पेड़ों की शाखाओं पर किनारे की तरफ बैठकर, मतलब बाहर की तरफ बैठकर पक्षी चहचहा रहे थे। चिर्पिंग का अर्थ होता है चहचहाना। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, और सॉ मिल के पीछे की जो ओपन फील्ड थी, खुली जगह थी, The Prussian soldiers were drilling. वहां पर प्रूशिया के जो सैनिक थे जिन्होंने उस युद्ध को जीत लिया था, और इसलिए वहां से फ्रांस की सेना चली गई थी, तो जो प्रूशिया के सैनिक थे वो वहां पर सैनिक अभ्यास कर रहे थे। ड्रिलिंग यानी सैनिक अभ्यास करना। और सॉ मिल वो जगह होती है जैसे लकड़ी की मिल, या उसे हम हिंदी में बोलते हैं आरा मिल, आरा फैक्ट्री। तो वहां पे क्या होता है, जो बड़े बड़े पेड़ों के तने आते हैं कटे हुए, उनको काट के छोटे छोटे लट्ठों में तोड़ा जाता है, और उसके पीछे जो पूरी खाली जगह थी वहां पर प्रूशिया के सैनिक युद्ध अभ्यास कर रहे थे। वो बच्चा बोलता है
It was all much more tempting than the rule for participles. और वो बच्चा बोलता है जब पूरा वर्णन उसने किया तो वो कहता है कि वो सब चीजें इतनी ज्यादा आकर्षक हैं। टेम्पटिंग, टेम्प्ट यानी होता है लालचाना या आकर्षित करना। तो वो सब चीजें जैसे खिली हुई धूप, पक्षियों का चहचहाना, ये सब पार्टिसिपल के रूल की तुलना में बहुत ज्यादा आकर्षक है, बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, परंतु मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं उससे दूर जा सकता हूँ, मतलब उस सब आकर्षण से दूर हट सकता हूँ, ऊपर उठ सकता हूँ। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और फिर मैं तेजी से स्कूल की तरफ चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. और वो बोलता है आगे कि जब मैं टाउन हॉल के सामने से निकला तो मैंने देखा कि वहां पे बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारी भीड़ थी। टाउन हॉल एक इस तरह की बिल्डिंग होती है जहां पर जो भी वहां के बड़े नेता, राजनेता होते हैं, उनकी मीटिंग होती है। और उसके बाहर एक बुलेटिन बोर्ड था। तो बुलेटिन बोर्ड वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी सूचना हो जो आम लोगों को दी जानी होती है। जैसे इन मीटिंग्स के बाद जो भी हल निकलता है वो सब सूचनाएं उस बुलेटिन बोर्ड पर चिपकाई जाती हैं। तो उस बुलेटिन बोर्ड के बाहर बहुत सारी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। और वो बच्चा बोलता है कि पिछले 2 सालों से हर एक बुरी खबर हमें वहीं से मिली थी, मतलब उसी बुलेटिन बोर्ड से मिली थी। वहीं पर वो सूचना लगती थी। और वो कैसी सूचना होती थी? द लॉस्ट बैटल की, किस तरह से फ्रांस प्रूशिया से हार गया। द ड्राफ्ट यानी वो मसौदा या वो कागज जिसमें ये लिखा था कि फ्रांस ने अपने इन 2 शहरों को प्रूशिया को सौंप दिया है। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर है जो सेना को लीड करते हैं, वो सेना नायकों का जो संदेश होता है वो सब भी उसी में लिखा होता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और बिना वहां रुके, मतलब चलते चलते मैंने अपने आप से सोचा कि आखिर क्या माजरा हो सकता है, क्या बात हो सकती है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला है। Then, as I hurried by as fast as I could go, और तब मैं तेजी से वहां से निकला जितनी अधिक से अधिक तेजी से मैं चल सकता था। The blacksmith, तब वो एक लोहार जिसका नाम था वॉचर, who was there with his apprentice, वो वहीं पे था और उसके साथ था उसका apprentice। apprentice यानी होता है प्रशिक्षु, मतलब a person who is learning a trade from a skilled employer having agreed to work for a fixed period at लो वेजेस। जब कोई व्यक्ति किसी स्किल्ड व्यक्ति यानी किसी अपने काम में माहिर व्यक्ति से कोई काम सीखता है और सीखते समय पे वो बहुत ही कम पेमेंट लेके उसकी सेवा में काम करने के लिए तैयार होता है, और उसका उद्देश्य होता है कि वह उससे सीख सके या प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रशिक्षु। रीडिंग द बुलेटिन, तो वह बुलेटिन वहां पर पढ़ रहा था, वहां पर सूचना पटल पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से आवाज लगाई, डोंट गो सो फास्ट बाब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इतना तेज मत जाओ बाब, तुम अपने स्कूल जाने के लिए तुम्हें अभी बहुत समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरी हंसी उड़ा रहा था क्योंकि मैं तो पहले से ही लेट था और उस पे बोल रहा है कि और आराम से जाओ। And reached M. Hammel's little garden all out of breath, और बिल्कुल तेजी से एक ही सांस में मैं, मतलब बहुत तेजी से वहां पर एम हेमल के छोटे से गार्डन तक पहुंच गया। एम हेमल उसके टीचर का नाम है। Usually when school began there was a great bustle, आमतौर पर जब स्कूल बिगेन यानी शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, तो वहां पर बहुत हलचल हुआ करती थी, बहुत शोर होता था। विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में भी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क रहती थी उनको इधर उधर हिलाना, सरकाना, सही जगह पे जमाना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का अर्थ होता है सामंजस्य, मतलब जब सभी बच्चे एक साथ एक ही आवाज में बोलते हैं। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और जब ऐसा होता था तो हम अपने कानों पर अपने हाथों को रख लेते थे ताकि हम शोर को ना सुने और हम ज्यादा अच्छे से समझ पाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर
रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर थे हमारे, उनका जो स्केल होता था उनको बीच बीच में टेबल के ऊपर बजाना, तो उसकी भी बहुत तेज आवाज आती थी और ये सब आवाजें बाहर गली में भी सुनाई देती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, परंतु आज वो सब आवाजें बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल चुप थी। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. और मैंने ऐसा counted on का अर्थ होता है ऐसा अनुमान लगाया था कि इस सारे कमोशन में, इस सारे हल्ले गुल्ले में मैं बिना किसी को दिखाई दिए चुपचाप अपनी डेस्क पे चला जाऊंगा, क्योंकि इतने शोर में और हल्ले गुल्ले में शायद मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा और मुझे लेट होने के कारण डांट नहीं पड़ेगी। बट परंतु ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। परंतु उस दिन क्योंकि मैं लेट था, मतलब मेरी तो किस्मत ही खराब है कि उस दिन मैं लेट था और मेरे पकड़े जाने के चांसेस बढ़ गए थे, मतलब इसीलिए किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी, यानी कि उस दिन बिल्कुल शांति थी। इसे ये बच्चा व्यंग्यात्मक रूप में ले रहा है कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो उसी दिन मैं लेट हुआ और उसी दिन मेरे डांट खाने के चांसेस बढ़ गए थे। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, और खिड़की से मैंने देखा कि मेरे क्लास के सभी विद्यार्थी, मेरे सभी साथी ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से ही अपनी जगह पर बैठ चुके थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो हमारे टीचर थे एम हेमल, वो चल रहे थे। अप एंड डाउन का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह लगातार चलना। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उन्होंने अपना जो लोहे का स्केल था उसे अपनी बाह के नीचे दबाया हुआ था, और वो टेरिबल था। टेरिबल यानी कि बहुत ही डरावना, मतलब वो बच्चा इतना डरता था उस स्केल से कि उसने उसके लिए वर्ड यूज किया है टेरिबल, डरावना। I had to open the door and go in before everybody. अब मुझे दरवाजा खोलना था और हर किसी के सामने जाना था। You can imagine, तुम कल्पना कर सकते हो, how I blushed. Blush का अर्थ होता है एक इसका अर्थ होता है शर्माना और एक इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना, मतलब शेम, शेम के कारण और एम्बेरसमेंट के कारण। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि मैं कितना शर्मिंदा था, मुझे इतनी शर्म आ रही थी और मैं बहुत ज्यादा फ्राइटन यानी डरा हुआ था। तो डर के लिए ये सब वर्ड यूज होते हैं, टेरिबल, फ्राइटनिंग और अफ्रेड ऑफ, ये सब डरने के लिए यूज किए जाते हैं वर्ड्स। बट नथिंग हैपेंड, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, हमारे टीचर ने, एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत ही काइंडली, बहुत ही दयालु तरीके से धीरे से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पर तेजी से चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, परंतु मतलब अच्छा हुआ कि तुम आ गए, अब हम तुम्हारे साथ क्लास शुरू करेंगे। बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं कूद कर गया और अपनी बेंच डेस्क के ऊपर बैठ गया। अब इसमें जम्प्ड ओवर का अर्थ कूद कर जाना, मतलब सच में कूद के बैठना नहीं है, दरअसल इसका मतलब है कि हम बहुत तेजी से जब कोई काम करते हैं तो वहां पे जम्प्ड ओवर। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट यानी होता है डर, फ्राइट, टेरर, इन दोनों का अर्थ होता है डर। तो जब तक मैं अपने डर पर मैंने काबू नहीं पा लिया, तब तक मैंने नहीं देखा था, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे जो, जब मैंने अपने डर पे काबू पा लिया तो मैंने ये देखा कि मेरे टीचर ने अपना सुंदर हरे रंग का कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी जो शर्ट थी उसमें फ्रिल थी, मतलब झालर लगी हुई थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने एक काले रंग की सिल्क की बनी हुई कैप लगाई हुई थी, टोपी लगाई हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उन सबके ऊपर कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और उन सुंदर कपड़ों को, इतने सुंदर कपड़ों को वो कभी भी नहीं पहनते थे, सिर्फ
दो मौकों के अलावा, एक तो जब उनके स्कूल का इंस्पेक्शन होता था यानी निरीक्षण होता था उनके अधिकारियों के द्वारा, और दूसरा प्राइज डेज पर, मतलब वो बहुत ही कम पहना करते थे उन कपड़ों को, बहुत विशेष अवसरों पर पहना करते थे, वो कपड़े उन्होंने आज पहने हुए थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, बिसाइड्स का अर्थ होता है इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, पूरा का पूरा स्कूल बहुत ही अजीब सा लग रहा था और बहुत गंभीर लग रहा था। But the thing that surprised me most was to see, परंतु जो सबसे ज्यादा मुझे आश्चर्यचकित करने वाली चीज थी वो ये देख के मुझे आश्चर्य हुआ कि ऑन द बैक बेंचेस, की जो पीछे वाली बेंचेस थी, पीछे वाली जो बैठने के लिए बेंचेस थी, दैट वे आर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहा करती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, वहां पर गांव के लोग चुपचाप हम लोगों की तरह चुपचाप बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर, उसमें एक पुराना हाउसर था, हाउसर एक जाति होती है, विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, और उसकी जो हैट थी वो तीन किनारों वाली थी। द फॉर्मर मेयर, शहर के भूतपूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके अलावा काफी सारे दूसरे लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर था वो एक पुरानी किताब लेकर आया था। प्राइमर उस किताब को कहते हैं जिसमें कि किसी भी विषय के सबसे बेसिक रूल्स होते हैं, जो सबसे शुरुआती नियम होते हैं, वो किताब थी। थम्ड एट द एजेस, और वो जो किताब थी वो उसको देख के समझ में आ रहा था कि वो बहुत पुरानी थी। थम्ड यानी उसके पेज मुड़े हुए थे। एट द एजेस, एजेस यानी होता है किताब का किनारा। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने, हाउसर ने उन्हें अपने घुटनों पर रखा हुआ था, उस किताब को खोलकर। With his great spectacles lying across the pages, और उसके खुले हुए, उस प्राइमर के, उस किताब के खुले हुए पेजेस के ऊपर, पन्नों के ऊपर उसका ग्रेट स्पेक्टिकल्स यानी बहुत अच्छा महंगा वाला सुंदर चश्मा रखा हुआ था। स्पेक्टिकल्स यानी नजर का चश्मा, और गॉगल्स यानी धूप का चश्मा। While I was wondering about it all, और वो बच्चा बोलता है कि अभी मैं इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हेमल, वो अपने टीचर को सर कह के नहीं बुला रहा है, एम हेमल कर रहा है। तो एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, जो हमारे सर थे, एम हेमल थे, उन्होंने अपनी चेयर खींची और उस पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और बिल्कुल उसी, और ग्रेव यानी होता है गंभीर, बहुत ही गंभीर, तो उसी गंभीर और प्यार भरी आवाज में, जिस आवाज में उन्होंने मुझसे कहा था, वो बोले। कब बोला था उन्होंने? जब वो अपनी क्लास में आया था तो उसके सर ने उससे बोला था कि जाओ और अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो उसी प्यार भरी आवाज में वो बोलते हैं, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चों आज ये आखिरी लेसन है जो कि मैं आपको दूंगा। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. तो ये न्यूज थोड़ी सी खतरनाक न्यूज थी कि ऑर्डर आ गया है कि बर्लिन से आया आदेश कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। अब ये जो बर्लिन है ये आज के समय में जर्मनी की राजधानी है और उस समय पर प्रूशिया की राजधानी थी। तो क्योंकि जो फ्रांस का ये हिस्सा है अल्सास और लॉरेन, ये जर्मनी को सौंप दिया है फ्रांस ने क्योंकि युद्ध हार गया है। अब वहां पर जीता हुआ जो देश है प्रूशिया, तो वहां पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, जो कि प्रूशिया की भाषा है जर्मन, वही पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नया टीचर है वो कल आने वाला है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आज आपकी फ्रेंच भाषा की आखिरी पढ़ाई होगी। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से पढ़ाई करो। What a thunderclap these words were to me. इन ये शब्दों को सुन के मैं चौंक पड़ा। मेरे लिए ऐसा लगा जैसे कि थंडर क्लैप, मानो कि बिजली गिर पड़ी हो, बादल गड़गड़ाकर बिजली गिरी हो मेरे ऊपर। ओह द रैचेस,
अच्छा, तो वो लोग जो असंतुष्ट लोग थे, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। यही चीज थी, यही संदेश था, यही मैसेज था जो कि टाउन हॉल के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था। और इसी सूचना को पढ़ के वहां पे इतने सारे लोग इकट्ठे थे जो कि इस सूचना से नाराज थे। और शायद इसीलिए मुझे वो जो ब्लैक स्मिथ था उसने ताना दिया था कि जाओ जाओ पढ़ लो, अब तो आखिरी पढ़ना है तुमको, इसके बाद तो तुम्हें जर्मनी पढ़ना पड़ेगा। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच की पढ़ाई। वाई, पर क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी अच्छे से लिखना भी नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब वो अपने आप से प्रश्न पूछता है, अब मुझे कुछ भी नहीं सीखना फ्रेंच में। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे यहीं पर अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ेगी फ्रेंच भाषा की। देन, तब, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब सॉरी का एक अर्थ तो होता है माफी मांगना, लेकिन सॉरी का एक और अर्थ भी होता है, और वो अर्थ ये होता है कि पछताना, किसी चीज के लिए अपने आप को बुरा बोलना, रिग्रेट करना कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया या मैंने ऐसा क्यों किया। तो वो बच्चा भी बोल रहा है कि ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। आज उसको बहुत दुख हो रहा है, बहुत पछता रहा है कि क्यों उसने अपनी पढ़ाई नहीं की। वो ये पछता रहा, मैंने क्यों अपने लेसन्स नहीं पढ़े। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि मैं पक्षियों के अंडे लेने जाता था, बर्ड्स के एग्स लेने जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार होता है वहां नदी का जो किनारा होता है, वहां पे बच्चे जब पानी पे फिसलने या तैरने, किनारे पे तैरने जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सार। तो मैंने इसलिए अपने लेसन नहीं पढ़े क्योंकि मैं बर्ड्स के एग्स लेने, पक्षियों के अंडे लेने जाता था, या तो फिर सार पर स्लाइड करने जाता था। माई बुक्स दैट हैज सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो। अब न्यूसेंस का अर्थ होता है जो चीज बहुत इरिटेटिंग होती है आपके लिए, जिससे आपको बहुत गुस्सा आता है, जो बहुत अनोइंग होती है, ऐसी चीज। तो मेरी किताबें जो कि अभी अवाई लगो कुछ समय पहले ही मुझे न्यूसेंस लग रही थी, मतलब बहुत अनोइंग लग रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था। सो हैवी टू कैरी, और वो किताबें जो कि उसको बोझ लगती थी हमेशा। माय ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड माय हिस्ट्री ऑफ द सीन्स, और मेरी जो इतिहास की किताब थी जिसमें संत लोगों का, सेंट्स की हिस्ट्री थी। वी आर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मुझे अपने पुराने दोस्तों जैसी लगने लगी थी, जैसे बहुत पुराने दोस्त बहुत प्यारे होते हैं वैसी लगने लगी थी। दैट आई कुडंट गिव अप, और जिन्हें कि अब मैं छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। And M. Hamel too, or M. Hamel B. The idea that he was going away, that I should never see him again, और ये विचार कि अब वो चले जाएंगे, और ये भी विचार कि मैं उन्हें कभी भी नहीं देख पा सकूंगा, made me forget all about his ruler। और इस विचार ने मेरे उनका स्केल का जो डर था, मुझे जो उनकी छड़ी का डर था लोहे की, उसका पूरा डर भुला दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और मैं ये भी भूल गया कि वो कितने कर्कश स्वभाव के थे, या कितना डांटते थे, या कितने सठियाए हुए थे। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। पुअर मैन मतलब बेचारा आदमी। अब ये जो आखिरी लेसन आज जो हमें पढ़ाने वाले थे, उसका सम्मान वो कर रहे थे। That he had put on his fine Sunday clothes, और उस आखिरी पाठ का, उस आखिरी लेसन का सम्मान करने के लिए उन्होंने अपने इतवार वाले इतने सुंदर कपड़े पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब वो बच्चा बोलता है और अब मुझे समझ में आया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि गांव के जो पूरे बूढ़े आदमी थे या पुराने लोग थे, वो लोग आज उस कमरे में पीछे क्यों बैठे हुए थे। अब ये वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वी आर सिटिंग, ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर भी बनते हैं। तो इस लाइन को आपको ध्यान से याद रखना है कि पूरे बूढ़े लोग पीछे की तरफ बैठे हुए थे। तो वो पीछे जो पूरे पुराने लोग, बूढ़े लोग जो वहां बैठे हुए थे, वो क्यों बैठे हुए थे? इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी। अब यहाँ सॉरी का मतलब माफी मांगने से नहीं है, सॉरी का मतलब है कि उन्हें पछतावा था, वो उन्हें रिग्रेट हो रहा था। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा था। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो भी स्कूल ज्यादा नहीं गए थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे।
It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. अब वो बच्चा इस बात को समझ पा रहा है कि ये उन बूढ़े लोगों का अपना तरीका था हमारे मास्टर को धन्यवाद देने का, हमारे टीचर को धन्यवाद देने का। किस चीज का धन्यवाद देना चाह रहे थे वो? फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, कि उन्होंने इतनी वफादारी के साथ हमारे गांव में रहकर गांव वालों को पढ़ाया और उनकी गांव वालों को पढ़ाने के रूप में गांव वालों की सेवा की। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अब वो ये भी समझ पा रहा है कि ये वो लोग सिर्फ हमारे टीचर के प्रति ही अपना आदर प्रदर्शित नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपने फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए भी आदर प्रदर्शित कर रहे थे। दैट वॉज देयर्स नो मोर, उस देश के प्रति जो कि अब उनका नहीं रह गया था। While I was thinking of all this, और अब वो बच्चा बोलता है कि उस समय जबकि मैं ये सब सोच रहा था कि भाई ये बूढ़े लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, और ये लोग हमारे टीचर के प्रति अपना रिस्पेक्ट शो करने आए, उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आए हैं, और साथ ही साथ हमारे देश के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आए हैं। I heard my name called, उसी समय मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite, अब ये रिसाइट करने की मेरी बारी थी। रिसाइट यानी आपने जो भी याद किया है, जो भी लेसन प्रिपेयर किया है, उसको दोहराने के लिए उसको बुलाया गया। थैंक यू सो मच। अब इसके आगे का जो हिस्सा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को बच्चों एक एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अब आपके इंटरनल क्वेश्चंस आ सकते हैं। हैव गुड टाइम एवरीबॉडी।